हेलो स्टूडेंट्स, मैं साकिर सक्षम स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं बीपीएससी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं काफ़ी दिनों से। और आज जो है इस टॉपिक का हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो में 6 जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हमारे, उन सब के सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो देख लो पहला क्वेश्चन, क्योंकि जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे तभी तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे ना। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा हुआ है 4 पे पावर x प्लस 1 प्लस 4 के पावर 1 माइनस एक्स बराबर 10। अब इस समीकरण का हल क्या होगा वो बताना है। अब इस क्वेश्चन को अगर प्रोसेस से करने अगर चले जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और इस तरह ये जो पावर में x प्लस 1 है इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं होता है। तो एग्ज़ाम में मैंने जैसे इसे सॉल्व किया तो वैसे ही सॉल्व करके बताता हूँ। देखो कैसे है कि 4 पे पावर है x प्लस 1 और प्लस में 4 पे पावर है 1 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे वैल्यू भी हमारे सामने दी हुई है, तो अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे आता है 4 पे पावर 1 प्लस 4 पे पावर 1, और ये 4 प्लस 4 हो जाता है 8। लेकिन हमें चाहिए था 10। दैट मीन्स कि ये 0 तो नहीं हो सकता इसका वैल्यू। अब सेकंड में है कि हाफ माइनस हाफ रख के देखो, तो माइनस हाफ अगर रखते हैं वैल्यू तो देखो क्या आता है हमारा। अगर माइनस हाफ रखेंगे x की वैल्यू तो ये 4 पे पावर हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1, और इधर 4 पे पावर हो जाएगा 1 माइनस माइनस हाफ। तो ये माइनस में माइनस हाफ है तो प्लस हो जाएगा वो, और हमें रिज़ल्ट ये मिलेगा 4 पे पावर हाफ प्लस 4 पे पावर 3/2। तो 4 पे पावर 3/2 कितना होता है, जैसे 4 पे पावर जो ये हाफ है ये √4 हो जाएगा, प्लस 4 पे पावर ये √4 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2। वैसे तो प्लस माइनस 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 लिख के हमारा काम चल रहा है तो वही लिखेंगे। और ये हो जाएगा 2 पे पावर 3, कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस 2 पे पावर 3 होता है 8, और ये हो जाएगा 10। यानी ये इस वाली माइनस हाफ अगर हमने वैल्यू रखा तो हमारा 10 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे प्लस हाफ में भी वैल्यू है, ये रख के देखते हैं तो क्या होता है। तो प्लस हाफ रखने पे क्या होगा ना, इस साइड में ये प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ रखेंगे तो इस साइड में माइनस है तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ नहीं, इस साइड में 3/2 हो जाएगा, इस साइड में 1/2 हो जाएगा। कैलकुलेट करने फिर इतना ही आएगा, और फिर इसी को प्रोसेस को जब कंटिन्यू करेंगे तो हमारा यहाँ पे 10 फिर से आ जाएगा। यानी कि माइनस हाफ वैल्यू रखो या प्लस हाफ वैल्यू रखो, दोनों में ही इसका आंसर आता है 10। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा MTO, यानी कि मोर देन 1। और बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में भी इसका आंसर यही था। तो फटाफट से आप आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इस वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को कोई बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः इतना और इतना है, तो gx क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा है, समझ लो कि किसी संख्या 15 मान लो लिखा हुआ है, 15 को p से विभाजित करते हैं, जहाँ पे p को मान लो g लिख लेते हैं। g से विभाजित करने पे हमारा जो भागफल और शेषफल है ना वो 3 और शेषफल भी 3 आ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब हमें पहुंचना है इस पे। तो इस पे पहुंचने का तरीका क्या होता है, तुम्हें ये फॉर्मूला मालूम होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ये फार्मूला तुम्हें मालूम होगा, इस फार्मूले से आ सकते हो। इसको इंग्लिश में डिविडेंड इज इक्वल टू भाजक डिविज़र कोसेंट, डिविज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस पे भी कर सकते हो। अब इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा ऐसा है, इसके में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है, जैसे भाज्य हमारा 15 है ना, भाजक क्या है हमारा gx है, भागफल क्या है 3 है, और प्लस शेषफल भी 3 है। तो 15 में से 3 माइनस करेंगे, यानी कि ये जो हमारा दिया हुआ है जो डिविडेंड है, डिविडेंड में से रिमाइंडर को पहले माइनस कर लो। चलो माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लिया कहाँ, यह है हमारा डिविडेंड x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 में से माइनस करेंगे क्या, माइनस में 2x प्लस 4। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर आएगा 12 बराबर gx इंटू 3। ठीक है, यानी कि x³ माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ x में से 2x माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x में 2x जोड़ेंगे तो हो जाएगा
3x और 2 में 4 माइनस हो रहा है तो -2 हो जाएगा। अब ये जो बचा हमारा ये बराबर है किसके, gx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के। अब क्या करना है, कुछ नहीं, gx फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो इतना आता है, तो इसका मतलब है कि इसे पता करने के लिए इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो चलो डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं। और भाग कैसे लगाते हैं, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो थोड़ा बहुत तो ज़रूर पता चल जाएगा कैसे भाग लगाते हैं। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके इस साइड में लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब चलो gx पता करते हैं, माइनस में 2 था लास्ट में। अब भाग देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो हम एक्स से भाग दे देंगे, तो एक्स से भाग देंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस है तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 में एक्स से भाग देंगे तो एक्स हो जाएगा। अब ऊपर वाले में इस नीचे वाले को माइनस करते हैं तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब माइनस करेंगे, पूरा कट जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस में ये प्लस में, 3x स्क्वायर माइनस में और एक्स स्क्वायर प्लस में, तो आएगा माइनस में 2x स्क्वायर। 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, माइनस में 2। अब यहाँ पे शुरू में माइनस में 2x स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर है, तो माइनस 2x स्क्वायर में माइनस 2 से गुना करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, आ जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2x और 1 का 2 में गुना करेंगे -2, ठीक है। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा सेम है, तो सेम है तो पूरा कैंसिल ही होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा हमारा। यानी कि हमारा जो gx है वो है x माइनस 2, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, x माइनस 2। और बस यही था सॉल्यूशन इसका। फटाफट से नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, वो है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। 320 रमी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो क्लब में कुल कितने सदस्य हैं ये बताना। अब ये जो क्वेश्चन है ऐसे इंटर की बुक में है, तो अब ऐसे तो अगर तुम इसे जानते हो तो ये आसान है, लेकिन नहीं जानते हो तो तुम्हारे दिमाग को भाजी पाव कर सकता है ये अच्छी तरीके से। देख लो, मैं सीधे आंसर पे आता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कि जैसे मान लो कि एक सर्कल मैंने बना लिया उन लोगों का जो रमी में भाग लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल उनका जो तंबोला में भाग लेते हैं। इन दोनों सर्कल को मर्ज इसलिए कर दिया है, मतलब पूरा मर्ज नहीं किया, मिलाया इसलिए है क्योंकि ये बीच वाला पार्ट है उनके लिए जो दोनों में भाग लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो इसमें फिल करते हैं नंबर, वो दोनों के लिए फिल करते हैं, यानी 220 लोग जो हैं वो दोनों में भाग लेते हैं, तंबोला भी खेलते हैं और वो रमी भी खेलते हैं। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमसे कहा गया तंबोला खेलते हैं 350 लोग, तो तंबोला 350 लोग खेलते हैं, जिसमें से 220 तो इसमें आ गए हैं, बाकी कितने बचे, 350 में से 220 माइनस कर देंगे और हमारा हो जाएगा 130, यानी तंबोला में बचे हैं हमारे टोटल 130 लोग। तो अब जब हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 350 तंबोला में भाग लेते हैं, तो तंबोला में हमारे तंबोला का सर्कल ये है और तंबोला में हमारे दोनों को जोड़ने पे 350 आ जाता है, यानी कि तंबोला का काम हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है और 320 रमी में भाग लेते हैं। 320 रमी में भाग लेते हैं, 220 तो रमी में हो ही चुके हैं और कितने बचे 100, तो 100 यहाँ पे भरेंगे। तो अब देखते हैं रमी वाले सर्कल में, यह रमी का सर्कल ना, तो रमी में टोटल 100 और 220 320 हो गए हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा ये भर चुका है, जिसमें हमारा आ गए टोटल क्या 320 रमी में, 350 तंबोला में और 220 दोनों में भाग लेते हैं, रमी भी और तंबोला भी। अब हमसे पूछा क्लब में कितने सदस्य हैं। अब हम इन नंबर्स को ऐड कर देंगे तो क्लब में कितने सदस्य हैं हमारे आ जाएगा, तो 100 और 220 और 130, तो 130 220 को जोड़ा तो 350 हो गया हमारा, 350 में 100 जोड़ दिया 450 हो गया, और इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो गया 450। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्ष पहले एक ही आयु, वर्षों में, ब्रैकेट में वर्षों में दे दिया, क्योंकि अगर यहाँ वर्षों में नहीं देता तो इसका आंसर NOT हो सकता था, नन ऑफ दिस भी हो सकता था, या फिर MTO भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ष दे देना ज़रूरी था तो दे दिया, चलो ब्रैकेट में दिया है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में
के व्युत्क्रम, यानी ए की आयु 2 साल पहले ए की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु का व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो ऑप्शन से कर सकते हो ट्राई, नहीं तो ऑप्शन से नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं ना, ए कि 2 साल पहले की उम्र, मतलब 2 साल पहले कितना उम्र रहा होगा, 2 साल बाद जो भी उम्र रहा होगा। ए की पहले प्रेजेंट एज हम मानते हैं एक्स, ठीक है। तो 2 साल पहले इसकी एज क्या रही होगी, x-2 ईयर्स, है ना। यही बात है कि ए वर्षों में दिया था कि x में से 2 ही माइनस करेंगे। अगर महीनों में मानते तो कुछ और हो जाता नहीं है। 2 वर्ष बाद इसकी उम्र क्या होगी, x+2। बोला गया है कि 2 वर्ष पहले की जो एज थी उसका व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम पता होगा तभी तो सॉल्व कर पाओगे। तो व्युत्क्रम कुछ नहीं, सीधे सीधे 1/x-2 हो जाता है, ठीक है। तो 2 साल पहले इसकी एज जितनी थी उसका व्युत्क्रम ये है, 2 साल बाद इसकी एज जो थी उसका व्युत्क्रम ये है। और बोला गया इन दोनों का जो ऐड है वो 2/3 है, मतलब जो योग जो है इन दोनों का वो 2/3 है। तो फटाक से दोनों को जोड़ते हैं हम, बराबर 2/3। अब इससे हमको ए की वर्तमान आयु क्या हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू इससे अगर हम पता कर लेंगे तो हमारा ए का वर्तमान एज मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा x² - 4, ऊपर हो जाएगा x+2 प्लस x-2 बराबर में 2/3 तो है ही। चलो आगे करते हैं। 2 से 2 कटेगा, ऊपर हो जाएगा 2x बटा x² - 4 बराबर 2/3। 2 से 2 इधर भी कट गया। रिज़ल्ट क्या मिला हमें, तो हमें रिज़ल्ट मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का गुना इधर होगा तो हो जाएगा 3x बराबर, इधर बचा क्या है x² - 4। अब ये 3x अगर उधर जाता है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा x² - 3x - 4 बराबर 0। अब ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम हल कर लेंगे। कैसे हल करते हैं, 2 तरीका होता है, मध्य पद विभक्त करके और एक x बराबर -b प्लस माइनस √(b² - 4ac बटा 2a। लेकिन ये वाला अभी मैं यहाँ पे करने नहीं वाला क्योंकि मध्य पद विभक्त करके आराम से ये हो जाएगा। तो मध्य पद विभक्त करके ऐसे करते हैं, इसको x² लिखा हुआ है, माइनस में 3 को ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करने पे इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो 4 का कुछ 1 में गुना करें तो 4 ही आ रहा है। तो 3 को ऐसे तोड़ना है, जैसे 3 को मैंने लिख दिया 4 - 1, तो 4 में से घटाएंगे तो 3 आ ही जाएगा, है ना, और गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से तोड़ देते हैं, तो बराबर में 0 आगे लिखेंगे तो हमें मिलेगा x² माइनस, अब ये 4 का x में गुना होगा 4x, ये माइनस का माइनस में गुना होगा तो प्लस में x - 4 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है, x कॉमन लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन है तो x को बाहर लेते हैं, तो इधर बचा x - 4 प्लस में 1 कॉमन ले लिया तो हमें मिला x - 4 फिर से बराबर में 0। प्लस के दोनों तरफ x - 4 दिख रहा है हमें, तो x - 4 को हमने कॉमन लिया और हमें मिला क्या, इधर x और इधर प्लस में 1 बराबर में 0। अब ये इसका इसमें ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, तो अगर इसको उस साइड भेजते हैं तो ये डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, यानी x - 4 बराबर 0। तो x बराबर हमें मिलता है 4, और अगर इसको उधर भेज देते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो ये हो गया हमारा x + 1 बराबर 0। तो x बराबर हो गया हमारा -1। अब चूँकि x बराबर 2 आंसर आया है तो इसका मतलब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें पूछा ए की वर्तमान आयु बताओ। अब किसी की आयु जो होती है वो कभी माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो ये वाला तो हमारा ऐसे ही बाहर हो गया। बचा क्या, x बराबर 4, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 वर्ष। और फटाफट से जाते हैं, अगर ये समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को पहले करके देख लेना। और मैं आता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky बराबर 2 और 3x + 2y बराबर -5 का अनूठा हल है। अनूठा हल मीन्स कि अद्वितीय हल, कि मतलब वही एक आंसर हो, उसके अलावा और ज़्यादा आंसर ना है, ऐसा कुछ कहते हैं अनूठा हल का मतलब। तो देखो इस तरह के समीकरण अगर तुम्हारा बनता है ना, कभी 2 समीकरण बने हुए तो उसमें ज़्यादातर में ऐसे ही होते हैं कि अनूठा हल ही आता है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे अगर के का कुछ भी मान हो, उससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में इसका इन सब में से तीनों में से कोई आंसर होगा या फिर इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो जैसे मान लो इसको मैंने एग्ज़ाम में ऑप्शन के हिसाब से किया था, तो यहाँ पे भी ऑप्शन के हिसाब से करूँगा ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो जैसे है x - ky बराबर 2 और 3x +
2y बराबर -5। तो k का मान लो मैंने 2 रख के देखा कि 2 रख के देखते हैं तो इस समीकरण का अनूठा ही हल आता है ना। तो देखो 2 रखते हैं जब हम, तो हमें मिलता है समीकरण x माइनस k की जगह 2 रखा तो x माइनस 2y बराबर 2। इधर लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर -5। अब इस समीकरण को हल करके देखते हैं कि इसका अनूठा हल आता है। अनूठा हल मतलब अद्वितीय हल एक तरह से कह सकते हैं। तो इस समीकरण को इस समीकरण में जोड़ देते हैं, 3x प्लस 2y बराबर -5। अब जब जोड़ेंगे हम तो 3x में x जुड़ेगा तो हो जाएगा 4x, और ये प्लस है ये माइनस में प्लस माइनस वाला जुड़ के हो जाएगा 0, तो 4x y वाला पार्ट हो गया 0। बराबर में 2 में -5 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा -3। कैसे आएगा -3? तो ऐसे समझ सकते हो कि 5 रुपये तुम्हारे पास कर्जा है, 2 रुपया तुमने दे दिया तो तुम्हारा क्या हो गया, 3 रुपया कर्जा बचा, तो 3 रुपया 3 माइनस में, ठीक है ना। अब देखो ये x बराबर हमें क्या मिला, x बराबर हमें मिला -3/4। तो x का एक अद्वितीय हल आ गया कि मतलब सिर्फ -3/4 ही है और कुछ नहीं है। तो x का वैल्यू जब मिल चुका है तो x का वैल्यू हम रख देते हैं किस में, किसी में भी रख देते हैं। मान लो मैंने x का वैल्यू इसी में रख दिया, तो ये हो गया हमारा -3/4 -2y बराबर 2। और इस तरह से हमारा -2y बराबर कितना हो गया, तो 2 + 3/4, ये उधर जाके प्लस में हो गया। तो -2y बराबर हो गया हमारा 11, 4 दूनी 8 3 11/4। और y बराबर हमें क्या मिला, y बराबर मिला -11/8। तो x का मान भी ये आ गया, y का मान ये आ गया। और ये एक मतलब जब एक ही हल आया है ना, तो ये इसको हम अनूठा हल कह सकते हैं। तो k बराबर जब 2 रखा तो हमारा अनूठा हल तो आ गया। मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी मान पे ये अनूठा हल हो जाता है, लेकिन बाकी भी रख के देख लेते हैं कि हमारा अनूठा आता है कि नहीं। अब जैसे ये रख के भी देख सकते हैं हम, लेकिन एक रख के देखते हैं। तो एक रख के देखने पे क्या होगा, यहाँ पे 2 की जगह 1 हो जाएगा, तो 2 की जगह 1 हो गया। तो इधर भी लिख लेते हैं हम अपना दूसरा वाला जो इक्वेशन था, 3x प्लस 2y बराबर -5। अब यहाँ पे 2y है, यहाँ पे एक ही y है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से इक्वल के दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 4। अब इस इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो ये होगा हमारा 3x प्लस 2y बराबर -5। ऐड करेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5x, ये दोनों तो फिर से 0 हो जाएगा तभी तो। और ये 4 में -5 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। तो x बराबर हमें मिला -1/5। अब x बराबर -1/5 मिल चुका है, x का मान रख दो इसमें। तो -1/5 माइनस में y बराबर 2 आता है, ये माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी -y बराबर 2 + 1/5। तो -y बराबर हमें मिलेगा 5 दूनी 10 = 11/5, और y बराबर आ जाएगा -11/5। तो x का मान और y का मान हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे भी एक ही हल आया है, तो ये भी अद्वितीय है, ये भी अनूठा है। और अनूठा है दैट मीन्स हम समझ गए कि k का वैल्यू 2 हो, 1 हो, या फिर और भी कुछ रख के देखोगे तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, अनूठा ही आएगा। तो इसमें 2 आंसर जब हमने चेक कर लिया कि सही है, दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा MTO >1। और फटाफट से आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है हमारी इस पूरी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। और ये वाला मैंने एग्ज़ाम में गलत कर दिया था। अब क्यों गलत किया था वो बताता हूँ इसके सॉल्यूशन के बाद। पहले देख लो क्या है क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी दिया हुआ 102.7 सेमी स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होता है। देखो केंद्रीय कोण क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। पहले तो वृत्त बना लेते हैं ना। ये हो गया एक वृत्त हमारा। अब ये हो गया इसका केंद्र, वृत्त का केंद्र। ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। अब ये त्रिज्या अगर दो तरफ लेते हैं तो इस त्रिज्या के बीच में कुछ स्थान घेरते हैं। ये दो त्रिज्याओं के बीच में कुछ स्थान क्षेत्र घेरा हुआ है ना, इस क्षेत्र को कहते हैं त्रिज्यखंड। ये छोटा त्रिज्यखंड, ये बड़ा त्रिज्यखंड, ठीक है। और 14 सेंटीमीटर चूँकि ये इसका रेडियस है तो 14 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और त्रिज्यखंड का जो केंद्रीय कोण होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऐसे थीटा बोल देते हैं, ठीक है, थीटा। और इसका बचा क्या, इसका क्षेत्रफल हमारा सामने दिया हुआ है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 πr²। और ये दिया हुआ कितना, 102.7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा। अब देखो चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। ऐसे ये फार्मूला अगर नहीं मालूम है तो डायरेक्ट भी कह सकते हो कि तुम्हें मालूम है कि चलो ऐसे समझ लो।
ये हमारा पूरा वृत्त है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। हमें वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अगर वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो उस हिसाब से देखो, तो ये 4 टुकड़ों में बटा हुआ है, चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा तो एक कोने का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब यहाँ पे एंगल देखो, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो तुम इसे, और पूरा एंगल कितने का होता है, पूरा मिला के होता है 360 का। तो 90/360 कितना होता है, 90/360 होता है 1/4, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आया वो पाई आर स्क्वायर बटा 4 ही होना था थीटा वाले फार्मूले से भी। लेकिन चूंकि यहाँ पे 90 था तो हम, और यहाँ पे 4 बराबर भागों में बांटा था तो इसलिए। तो इसी तरह से कोई भी एंगल पे जब बनता है ना, 60 के एंगल पे बन रहा है, तो 60 के एंगल पे अगर मान लो जैसे बनाते हैं हम, तो 60 के एंगल पे अगर बनाएंगे, जैसे मान लो ये है, यहाँ 60, 120, 180, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये टोटल कितने भागों में बट गया, 1 2 3 4 5 6 भागों में बट गया। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा 6। अब इसको थीटा वाले हिसाब से अगर रखते हैं तो 60/360 पाई आर स्क्वायर आएगा, और फिर से काटेंगे तो 1/6 ही आएगा। तो थीटा/360 इसलिए कर दिया गया क्योंकि अगर तुम्हें थीटा मालूम है तो उसके हिसाब से कर लो, और अगर नहीं मालूम है तो जितने बराबर भाग में उससे भाग दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो चलो अब इस पे रखते हैं और आंसर ला के देखते हैं कि आंसर कितना आएगा इसका। तो हमारा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, थीटा/360, पाई की वैल्यू होती है 22/7 रख ही लेते हैं, और आर कितना है 14 है, तो 14 × 14 लिख लेते हैं, बराबर में कितना है 102.7। 7 से 14 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 360 यहाँ पे लिखा हुआ है, 360 को 22 से 180, और इधर हो जाएगा 11। इसको फिर काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, फिर काटेंगे तो 45 से कटेगा, और ये हो जाएगा हमारा 7। अभी 11 है, 7 है, इधर 102 है, तो थीटा बराबर हमें क्या मिला, 102.7 × 45 बटा में 11 × 7। 7 से इसको काट के देखते हैं, 11 से भी काट के देख सकते हैं, पहले 7 से ही काट के देख लेते हैं ना, 7 से कटता है कि नहीं कटता है, या फिर पहले गुना भी कर सकते हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा, इसलिए एग्ज़ाम में गलत हुआ था। मजाक कर रहा हूँ। देखो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, क्या करें पहले, चलो 7 से काट लेते हैं, 7 से भाग दे के देख लेते हैं क्या आता है। 7 का 7, 7 का 7, 3 बचा, 2 बचा, 7 चौका 28, 4 बचा, दशमलव लगा के 7 होता है, 7 बचे पहले, 7 छक 42, कितना बच गया 5, फिर 0, 7 7 49, 1। अब देखो ये 14.67 और ये बढ़ता जा रहा है। अब ये बढ़ता जो जा रहा है, 11 से इसको अगर हम काटते हैं, ग्यारह के 11 × 99, 2 में से 9 गया, कितना हो गया भाई, 12 में से 9 गया 3, ठीक है, दशमलव है तो दशमलव लगा लेते हैं, 11 × 33, बचेगा 4, फिर 0 लग के आगे बढ़ेगा तो 11 × 33, फिर बचेगा 7, फिर 11 × 66, फिर बचेगा 4। तो इस तरह से कभी 3 कभी 6 हमारा आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम। तो ना ये पूरा पूरा कटा, ना ये पूरा पूरा कटा, और अगर पूरा पूरा कट नहीं रहा, 45 से भी नहीं कटेगा, ये बात हम जानते ही हैं, तो ये इसका आंसर एग्जैक्टली थीटा में कितना आएगा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। तो उस हिसाब से 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री पे मैंने ना टिक करके मैंने कर दिया नन ऑफ दीज पे टिक। नन ऑफ दीज पे क्यों, क्योंकि जब कोई आंसर आ ही नहीं रहा तो भाई नन ऑफ दीज ही होगा ना। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आया, तो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने के बाद मैंने देखा कि सभी लोगों ने 60 डिग्री पे टिक किया हुआ है। मैंने सोचा भाई ऐसे कैसे, भाई मैंने कैलकुलेशन किया गलत कैसे हो गया, 60 डिग्री कैसे इसका राइट आंसर है। तो चलो 60 डिग्री पे ला के देखते हैं कितना आता है, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर से 60 डिग्री पे ला के देखते हैं। तो थीटा/360 पाई आर स्क्वायर से आते हैं 60 डिग्री पे, तो थीटा हो गया हमारा 60/360, फिर पाई आर स्क्वायर है तो 22/7,
और आर स्क्वायर यानी कि 14 गुने 14, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 1/6। 7 दूनी 14, 6 को काटने की कोशिश करेंगे, 2 से काट दिया भाई, 3 आ गया। बचा क्या, 22 गुने 14 भागा 3, 14 दूनी 28 के 8 हासिल दो, 14 दूनी 28, 29, 30, 308 भागा 3, भाग देते हैं, 3 का 3 घटा 0 उतारा तो 0, जाहिर सी बात है इधर भी लगाना पड़ेगा, और 8 को उतारा तो 3 दूनी 6, बचा 2, दशमलव लगेगा, 0 लगेगा, और ये हो जाएगा 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 2 बचा, तो फिर से 3 छक्का 18, 6 6 6, अब ये बढ़ता रहेगा, इसलिए इसको कर दिया 102.7। अब ये जो 102.7 लिख दिया ना, मुझे इस बात से शिकायत है। ऐसे शिकायत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन शिकायत करके कर ही क्या सकता हूँ, क्योंकि बीपीएससी ने ऑफिशियल आंसर में भी 60 डिग्री को कहा है, और मैंने सोचा चलो उन्होंने कहा है तो इसको स्वीकार करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरा बस यही थोड़ा सा इशू है मन में, क्योंकि गलत हो गया तो मैं तो कुछ ना कुछ बोलूँगा है ना, कि भाई तुम्हारी वजह से गलत हुआ, मेरी वजह से नहीं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, मतलब अगर यहाँ पे एक्यूरेट नहीं आ रहा, तो लगभग कम से कम क्वेश्चन में होना चाहिए था, जैसे उस वाले क्वेश्चन में वर्षों में दिया होता ब्रैकेट में करके, तो यहाँ भी लगभग में दे देना चाहिए था। नहीं, अगर लगभग में दे रहे हो तो एक्यूरेट अगर नहीं आ रहा है तो नन ऑफ दिस क्यों सही आंसर नहीं है भाई। बाकी जो है सो है, मजाक वाली बात है ये सब भी, क्योंकि हमें भी मालूम है कि ये जो है इतना एक्यूरेट मतलब होता है ना, तो इसको लिख देते हैं हमेशा से, तो ठीक है। अब क्या मेन बात ये है कि मैं कुछ कर तो सकता नहीं इसके लिए ना, तो चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि भाई ठीक है, आपने जो बोला वही सही है। और इस तरह से हमारा जो ये सीरीज़ था ये ख़त्म हो चुका है, और अब से यहाँ पे रेगुलर तुम्हारा 9 क्लास 10th और क्लास 11th के वीडियोस आते रहेंगे। तो अगर उनसे रिलेटेड तुम्हारा जान पहचान कोई स्टूडेंट है तो उससे चैनल को शेयर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि कमेंट देखता हूँ तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।